नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो पिछली क्लासों के अंदर अपने जो संघीय व्यवस्था उसकी बात कर ली है और अब अपने बात करते हैं राज्यों के प्रशासन के बारे में। तो जो अपने संघ के या केंद्र के बारे में पढ़ा था, राज्य की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका, वैसा ही कुछ प्रारूप अपने यहाँ पर भी पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। हालांकि चूंकि बहुत सारी चीजें जो है वो समान है, तो जहां पर दोनों के अंदर समानता है उसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, केवल उससे संबंधित प्रावधान बता दिया जाएगा। अतः यह आप अपने दिमाग में रखें कि राज्य पढ़ते समय आप पहले केंद्र का रिवीजन कर लें, तभी आप राज्य को अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा राज्य को समझने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले जो अपने राज्य के बारे में बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राज्य की कार्यपालिका की। केंद्र की भी एक कार्यपालिका होती है, वैसे भी राज्य की भी कार्यपालिका होती है। यहां पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि मैं राज्यसभा जो प्रयोग में ले रहा हूं, इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों की शक्तियां, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर प्रशासनिक ढांचा अलग से चलता है। तो राज्य की कार्यपालिका जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। एक होता है इसके अंदर राज्यपाल, एक होता है मंत्रिपरिषद। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो केंद्र के अंदर महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्य के अंदर महाधिवक्ता होता है। ये तीनों लोग मिलकर राज्य की कार्यपालिका बनाते हैं। तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य क्या होता है। तो एक चीज का ध्यान रखें कि राज्यपाल वही काम करता है जो राष्ट्रपति केंद्र में करता है, वही काम राज्यपाल राज्य के अंदर करता है। हालांकि थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि चूंकि जो राष्ट्रपति है वह केंद्र का हिस्सा होने के साथ साथ पूरे भारत का मालिक भी होता है, इसलिए उसके पास कुछ शक्तियां, कुछ अधिकार अतिरिक्त होते हैं। जबकि राज्यपाल जो है वह केवल और केवल राज्य सरकार के अंदर जो है उसका स्वामी कहा जा सकता है। तो राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 153। अगर आप अनुच्छेद पढ़ना चाहते हैं तो आप जो भी आपके केंद्र के अनुच्छेद हैं उनके अंदर 79 अगर जोड़ देते हैं तो आपको राज्य का अनुच्छेद प्राप्त हो जाता है। परंतु जब अनुच्छेद 200 से क्रॉस हो जाते हैं तो आपको अनुच्छेद 79 की जगह 80 जोड़ना पड़ता है। 80 जोड़ते ही आपको राज्य का अनुच्छेद मिल जाता है। ठीक है। तो राज्य की, जो किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, या राज्यपाल का पद जो है प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा, ऐसी बात लिखी गई है अनुच्छेद 153 के अंदर। परंतु कोई एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल तो होगा ही होगा, बिना राज्यपाल के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। परंतु यह व्यवस्था बनाई जा सकती है कि एक ही व्यक्ति को दो राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाए, ऐसा गलत नहीं होगा। ऐसी बात सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ी गई थी। सातवें संविधान संशोधन 1956 से पहले प्रत्येक राज्य में पृथक पृथक राज्यपाल हुआ करते थे। परंतु वर्तमान नियम के अनुसार कोई एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है, वह असंवैधानिक नहीं माना जाएगा, संविधान या कानूनी आधार पर वह गलत नहीं माना जाएगा। अब बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति अपने को इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति करता है। किताबों के अंदर रहता है कि वह मंत्री, मुख्यमंत्री से सलाह करेगा या नहीं करेगा। ऐसे कोई भी प्रावधान संविधान के अंदर नहीं लिखा गया है कि मुख्यमंत्री से सलाह करने के बाद राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि भारत के अंदर एक परंपरा ये रही है कि जो मुख्य राष्ट्रपति है वह मुख्यमंत्री से सलाह कर ले, परंतु वह सलाह करे नहीं करे यह कोई अनिवार्य नहीं है, वह मुख्यमंत्री की बात को माने नहीं माने यह भी अनिवार्य नहीं है। तो अगर अपने को परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है बिना किसी परामर्श के। हालांकि अपने ये जानते हैं कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं से नहीं करता है, राष्ट्रपति यहां पर भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है। राष्ट्रपति हर काम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है।
अब बात आती है अनुच्छेद 156 की। अनुच्छेद 156 के अंदर जो है वह राज्यपाल की पदावधि बताई गई है। राज्यपाल की पदावधि, पदावधि का मतलब है कि वो कितने समय अपने पद पर बना रहता है। तो देखो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, अन्यथा उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो सामान्य परिस्थितियों में तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, परंतु इसके साथ एक दूसरी कंडीशन भी जोड़ दी जाती है, दूसरी शर्त भी जोड़ दी जाती है कि राष्ट्रपति के द्वारा उस व्यक्ति को कभी भी अपने पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि जो राज्यपाल का पद है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो या तो राष्ट्रपति उसको 5 वर्ष से पहले हटा देगा, अगर राष्ट्रपति उसको 5 वर्ष से पहले नहीं हटाता है तो वह 5 वर्ष के बाद स्वतः ही उसका पद खाली हो जाएगा। हालांकि यहां पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि जब तक नया राज्यपाल पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है, जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता है और अपनी कुर्सी पर नहीं आ जाता है, तब तक पुराना राज्यपाल कुर्सी छोड़कर नहीं जाएगा, कुर्सी खाली नहीं रह सकती, क्योंकि अगर राज्यपाल की कुर्सी खाली हो जाती है तो राज्य का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकता है। अगर उस व्यक्ति का पद पर बने रहने का मन नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है और वह पद खाली करना चाहता है तो वो इस्तीफा भी दे सकता है, और वह अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप देगा। इस तरीके से राज्यपाल की पदावधि जो है वह सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष होती है, परंतु 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति के द्वारा उसको अपने पद से हटाया जा सकता है या वह अपना इस्तीफा दे सकता है। हालांकि इससे एक बात तय होती है कि जो राज्य की विधायिका होती है, जिसको अपने विधानसभा कहते हैं, विधानसभा के पास राज्यपाल को हटाने का कोई भी तरीका या कोई भी शक्ति उपलब्ध नहीं होती है। विधानसभा किसी भी प्रकार से राज्यपाल को नियंत्रित नहीं कर सकती। अब बात आती है अनुच्छेद 157 की। अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में लिखा गया है राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं, बनने की योग्यता कि कौन व्यक्ति भारत का राज्यपाल बन सकता है, भारत के अंदर किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। तो दो ही कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो न्यूनतम आयु है, अगर आप राज्यपाल का पद लेना चाहते हैं या आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप राज्यपाल बनने के लिए योग्य होंगे। ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? ऐसी बात अनुच्छेद 157 में लिखी गई है। परंतु अनुच्छेद 158 जो है वो कुछ और शर्तें भी निर्धारित करता है। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल केंद्रीय या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता, या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता तथा वह किसी लाभ के पद आसीन नहीं हो सकता। तो अगर आप पहले से कोई एमएलए एमपी है तो आपको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप राज्यपाल पद की शपथ ले पाएंगे, अन्यथा आप राज्यपाल पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। अब अगर अपने राज्यपाल पद की शपथ की बात करें
तो वह आती है अनुच्छेद 159 के अंदर। अनुच्छेद 159 के अंदर, अनुच्छेद 159 क्या कहता है? अनुच्छेद 159 आपको बताता है राज्यपाल की शपथ के बारे में। तो देखो, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि भारत के अंदर दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, एक राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, जो संविधान का संरक्षण, संविधान को बचाने, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसकी शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल भी वही शपथ लेता है जो राष्ट्रपति लेता है कि मैं संविधान का संरक्षण करूंगा, संविधान को बचाकर रखूंगा, संविधान की सुरक्षा करूंगा। तो शपथ का प्रारूप तो वही रहता है जो राष्ट्रपति का रहता है। परंतु यहां पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को शपथ दिलवाता कौन है? तो अपने को ध्यान रखना है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलवाता है होता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल को शपथ दिलाता है राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अब बात आती है अनुच्छेद 161 की। अनुच्छेद 161 के अंदर राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अंदर लिखी गई है। और अगर आप 72 के अंदर 79 जोड़ते हो, 79 जोड़ते हो तो 161 बन जाता है। तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो 161 में लिखी गई है। अब राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति वही होती है जो राष्ट्रपति के पास होती है, केवल एक अंतर आ जाता है। तो इसकी जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति के समान होती है, परंतु राष्ट्रपति के समान होती है, परंतु क्या राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा में क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। क्षमादान की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, पहली बात तो ये, ठीक है। तो अगर सैन्य न्यायालय की सजा है ना, तो केवल राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकता है। वह भी इसलिए कि देखो, राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सेना का या भारतीय सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो भारतीय सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर होने के नाते वह सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल का सेना से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए राज्यपाल सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा को माफ नहीं कर सकता। इसके पास इसकी और राष्ट्रपति की क्षमा याचना की क्षमता शक्ति के अंदर एक और अंतर होता है, वो ये होता है कि राज्यपाल फांसी की सजा को क्षमादान नहीं कर सकता। फांसी की सजा को क्षमादान नहीं कर सकता। मतलब क्षमादान का यहां पर मतलब होता है, अपने जानते हैं कि अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति 5 अलग अलग बातें कह सकता है। क्षमादान करने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को पूर्णतः बरी कर देना। तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी व्यक्ति या कोई अभियुक्त जिसको पहले फांसी की सजा दी गई है उसको पूर्णतः बरी कर सकता है, हालांकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, राज्यपाल ये जरूर कर सकता है कि उसकी फांसी की सजा को कठोर कारावास में बदल दे, उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दे, उसकी फांसी की सजा को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दे, परंतु राज्यपाल उस व्यक्ति को पूर्णतः बरी नहीं कर सकता। तो केवल इतना सा अंतर होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्ति के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वो सारी की सारी वैसे ही रहती है। केवल अपने को एक चीज का ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि राज्यों के कुलपतियों के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है, उपकुलपति, तथा वह स्वयं राज्य विश्वविद्यालयों का
कुलपति होता है। तो आपके राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय उन सबका कुलपति कौन है? आपका राज्यपाल है। और वहां पर जो उप कुलपति है, जिसको अपने वाइस चांसलर कहते हैं, उसकी जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इतना सा अंतर, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर अपने राज्यपाल की शक्तियों की बात करें तो देखो, कार्यपालिका शक्तियां, जैसे केंद्र की सारी कार्यपालिका की शक्तियां जो है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य की जो सारी की सारी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती है। तो राज्यपाल, जितने भी राज्य के निर्णय है वो राज्यपाल के नाम से लिए जाते हैं। वैसे ही जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती है कि वह संसद को सत्र को बुलाता है, तो यह राज्य की विधानसभा के स्तर को बुलाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। वैसे ही राज्य का कोई भी विधेयक जो है अधिनियम नहीं बनेगा जब तक राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर ना कर दे। तो सारी की सारी शक्तियां वैसे ही चलती है, और बाकी अपने धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में अपने को ध्यान चल जाएगा। अब बात आती है राज्य के मंत्री परिषद की। राज्य का मंत्री परिषद, तो अनुच्छेद 163 कहता है, अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो जैसे जो राष्ट्रपति है वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, वैसे जो राज्यपाल है वह राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। ठीक है। अब मंत्री परिषद के अंदर कौन कौन होता है? एक होता है मुख्यमंत्री और एक होते हैं अन्य मंत्री प्लस अन्य मंत्री। इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? इन सब करेगा राज्यपाल। ठीक है। तो वही सारी कंडीशन है। मंत्री परिषद जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहे, राज्यपाल के साध पर्यंत पद पर रहता है। तो यह किसको मुख्यमंत्री बना सकता है? यह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा जिसके दल ने विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त किया हुआ है। सेम कंडीशन जैसे वहां पर लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसके व्यक्ति को या उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, वैसा ही राज्य के अंदर जिस दल ने विधानसभा में बहुमत प्राप्त किया हुआ होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अन्य मंत्री किसको बनाया जाएगा? जो मुख्यमंत्री कहेगा। शर्त वही है कि मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री को 6 माह के भीतर विधानसभा या ऐसा कि राज्य की विधायिका, क्योंकि कई जगह विधान परिषद भी होती है ना, राज्य की विधायिका की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ऐसी कंडीशन वहां लगती है, ऐसी कंडीशन यहां लगती है, लेना अनिवार्य है। दूसरी बात आती है मंत्रियों की अधिकतम संख्या। मंत्रियों की अधिकतम संख्या, तो मंत्रियों की अधिकतम संख्या होती है विधानसभा की सदस्यता या विधानसभा की संख्या का 15%। तो जितनी आपकी विधानसभा की संख्या है उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ऐसा प्रावधान 91 में संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान केंद्र और राज्यों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। ठीक है। तो ये वहां का मंत्री परिषद होता है। राज्य के अंदर इस तरीके से मंत्री परिषद होता है। बाकी मंत्री परिषद कैसे काम करता है, क्या होता है, ये अपने सभी जानते हैं। यहाँ पर कैबिनेट शब्द की जरूरत नहीं पड़ती है। कैबिनेट शब्द जो है वो केवल केंद्रीय स्तर के ऊपर प्रयोग में लिया जाता है। राज्य स्तर के ऊपर कैबिनेट का वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो मंत्री परिषद सामान्य काम करता है जिसका काम होता है गवर्नर को सलाह देना। मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि मंत्री परिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करवाए। ठीक है। यह कहानी होती है राज्य के राज्यपाल की और मंत्री परिषद की या राज्य की कार्यपालिका की।
इस क्लास के अंदर अपने लिए इतना ही है। अगली क्लास के अंदर अपने राज्य की विधायिका की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।